आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे डाइव करते हैं और इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की इस दिलचस्प दुनिया को मिलकर अनलॉक करते हैं। सोचिए, जब भी कोई नई रचना बनती है तो उस पर आखिर असली हक किसका होता है? ये एक छोटा सा लगने वाला सवाल बड़े बड़े कोर्टरूम बैटल्स की वजह बनता है। तो चलिए, सच्चाई को परखने से पहले इन बुनियादी नियमों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इस चर्चा में हम इन 5 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। कॉपीराइट कानून आखिर है क्या? कौन सी रचनाएं इसमें आती हैं? इकोनॉमिक और मॉरल राइट्स क्या होते हैं? इन्फ्रिंजमेंट और फेयर डीलिंग के नियम, और आखिर में कुछ लैंडमार्क कॉपीराइट बैटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, यानी कॉपीराइट लॉ का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो ये कानून वक्त के साथ काफी इवॉल्व हुआ है। 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से शुरू होकर 1914 के एक्ट तक इसका विकास हुआ। फिर आया आज़ादी के बाद का लैंडमार्क 1957 एक्ट, जो आज भी हमारा बुनियादी कानून है। और इसमें सबसे बड़ा मोड़ आया 2012 में, जब इंटरनेट और डिजिटल पायरेसी की नई चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें ज़रूरी बदलाव किए गए। और ये बात इस कानून के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। देखिए, कानून हमेशा एक आइडिया की एक्चुअल एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ एक ख्याली आइडिया को नहीं। अगर दिमाग में एक ज़बरदस्त कहानी है तो उस पर कोई लीगल हक नहीं बनता, लेकिन जब उस कहानी को पन्नों पर लिख दिया जाता है या किसी फिल्म में उतार दिया जाता है, तब वो एक टैंजिबल एक्सप्रेशन बन जाती है, और बस तभी उसे लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। ये रूल समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां हम देखेंगे कि आखिर वो कौन से वर्क्स हैं जिन्हें ये लीगल सुरक्षा मिलती है। क्रिएटिव दुनिया सच में बहुत विशाल है, और इस कानून का दायरा भी। ये एक क्लासिक नॉवल और पेंटिंग से लेकर मॉडर्न कंप्यूटर कोड, थिएटर प्लेयर्स, कोरियोग्राफीज, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स और यहाँ तक कि साउंड रिकॉर्डिंग्स तक को कवर करता है। ये सभी ओरिजिनल वर्क्स कानून के अनुसार पूरी तरह सुरक्षित हैं। काफी बड़ी लिस्ट है ना? इन क्रिएशंस को कानूनी तौर पर रजिस्टर करने के लिए स्पेसिफिक फीस होती हैं, और इनका अंतर देखना बड़ा दिलचस्प है। एक ओरिजिनल कविता, धुन या पेंटिंग को रजिस्टर करना 500 रुपए जैसी बेसिक रकम से शुरू होता है। वहीं अगर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात करें, जिसमें करोड़ों का दाव लगा होता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन फी नेचुरली ज्यादा होगी, जो कि 5000 रुपए हैं। ये फिगर्स एक्चुअली पर्सपेक्टिव देने के लिए काफी सही हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जो फोकस करता है इकोनॉमिक और मॉरल राइट्स पर, जो एक क्रिएटर के सबसे बड़े हथियार होते हैं। यहाँ अधिकारों को बिल्कुल साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है इकोनॉमिक राइट्स, जो सेक्शन 14 के तहत आते हैं। इनसे क्रिएटर अपने काम का कमर्शियल यूज कर सकता है, जैसे कॉपीज बेचना या ट्रांसलेट करना। और ठीक दूसरी तरफ है मॉरल राइट्स, जो क्रिएटर के उस पर्सनल बॉन्ड और उनकी इज्जत को बचाते हैं। ये राइट्स एसेंशियली पैसे और रिस्पेक्ट के बीच का फर्क समझाते हैं। ये मॉरल राइट्स सच में बहुत यूनिक होते हैं। मान लीजिए, अगर कोई आर्टिस्ट अपने सारे इकोनॉमिक राइट्स किसी बड़ी म्यूजिक लेबल या कॉरपोरेशन को बेच भी दे, तब भी ये मॉरल राइट्स हमेशा उस इंसान के पास ही रहते हैं। यानी कोई भी उनके काम को इस तरह से तोड़ मरोड़ नहीं सकता जिससे उस ओरिजिनल क्रिएटर के नाम या रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचे। ये लिटरली एक बेहद ताकतवर कानूनी ढाल है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, इन्फ्रिंजमेंट और फेयर डीलिंग, यानी जब इन नियमों को तोड़ा जाता है तो क्या होता है। कॉपीराइट तोड़ने यानी इन्फ्रिंजमेंट के नतीजे काफी सख्त हो सकते हैं। ये कानून चोरी रोकने के लिए एक 3-pronged अटैक का विकल्प देता है। इसमें सिविल कोर्ट के जरिए नुकसान का मुआवजा मांगना, क्रिमिनल कोर्ट में 6 महीने से 3 साल तक की जेल और जुर्माना, और बॉर्डर्स पर कस्टम्स अथॉरिटीज के जरिए पायरेटेड सामान को जब्त करना शामिल है। कहने का मतलब है, चोरी की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। हालांकि कानून सोसाइटी के फायदे के लिए एक बेहद जरूरी बैलेंस भी बनाता है। हम रोजाना जो रिव्यूज देखते हैं या रिसर्च करते हैं, वो इन लीगल एक्सेप्शंस के तहत आते हैं, जिन्हें फेयर डीलिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन, न्यूज़ रिपोर्टिंग, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना और रिसर्च जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए कॉपीराइटेड मटेरियल का लिमिटेड इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बिना किसी सज़ा के डर के। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, लैंडमार्क कॉपीराइट बैटल्स, जो सीधे कोर्टरूम से निकले हैं। ये 1978 का एक बेहद ऐतिहासिक केस है, आर.जी. आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म्स। इसमें एक प्लेराइट इंसाफ मांगने अदालत गया,
क्योंकि उसे लगा कि एक फिल्म स्टूडियो ने उसके प्ले के पिच को चुराकर एक बड़ी फिल्म बना दी है। प्ले और फिल्म दोनों का ही मेन थीम प्रोविंशियलिज्म यानी प्रांतीयवाद था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि क्योंकि दोनों ने प्रोविंशियलिज्म के उस ब्रॉडर आइडिया को बिल्कुल अलग ढंग से एक्सप्रेस किया था, इसलिए यहाँ टेक्निकली कोई चोरी नहीं हुई। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कानून सिर्फ एक्सप्रेशन की रक्षा करता है, किसी आम आइडिया पर किसी को मोनोपोली नहीं दी जा सकती। ये रूल हमने पहले भी देखा था और यहाँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकली लागू हो गया। इंडियन लीगल हिस्ट्री की दिशा बदलने वाला एक और बड़ा मुद्दा था ईस्टर्न बुक कंपनी केस। पहले स्वेट ऑफ द ब्रॉ का नियम चलता था, जहां सिर्फ फिजिकल मेहनत करने पर कॉपीराइट मिल जाता था। पर इस नई स्टैंडर्ड के आने के बाद मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी लागू हुआ, यानी अब कानूनी सुरक्षा पाने के लिए उस काम में एक मिनिमम इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी का होना जरूरी है। अब सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम डिजिटल एज की बात करें तो 2019 का टिप्स इंडस्ट्रीज वर्सेस विंक केस एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस केस में अदालतों ने यह मजबूती से तय कर दिया कि नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स सिर्फ स्टैट्यूटरी लूप होल्स का सहारा लेकर नेगोशिएशंस को बाईपास नहीं कर सकते। वो बिना इजाजत किसी म्यूजिक लेबल की पूरी आर्काइव को जबरदस्ती स्ट्रीम नहीं कर सकते। क्रिएटर्स के राइट्स डिजिटल दुनिया में भी उतने ही सॉलिड हैं। एक और बेहतरीन उदाहरण है 2019 का संजीव पिल्लाई केस, जिसने ये साबित किया कि एक राइटर के मॉरल राइट्स हमेशा जिंदा रहते हैं। यहाँ एक फिल्म डायरेक्टर अदालत गया अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को बचाने के लिए। क्यों? ताकि प्रोडक्शन कंपनी उसकी स्क्रिप्ट को म्यूटिलेट ना कर सके, उसकी इंटेग्रिटी को तोड़ मरोड़ ना सके। ये दर्शाता है कि कमर्शियल पावर सब कुछ नहीं होती। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे ये नियम हमारी क्रिएटिव दुनिया की एक मजबूत नींव बनाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद नई किताबें लिख रहा है और डिजिटल पायरेसी बिल्कुल नए रूप ले रही है, तो हमारे कॉपीराइट कानून आने वाले कल के ह्यूमन क्रिएटर्स को बचाने के लिए खुद को कैसे अडैप्ट करेंगे? ये एक ऐसी पहेली है जिस पर हम सबको आगे चलकर विचार करना होगा। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। आशा है इससे इस कॉम्प्लेक्स विषय को समझने में काफी मदद मिली होगी।